भाई वन मैन बाउंड्री फोर्स के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो ये शब्द आता है वन मैन बाउंड्री फोर्स, वन मैन बाउंड्री फोर्स। और ये किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, महात्मा गांधी। और ये जो शब्द है वो किसने लिया था, लॉर्ड माउंटबेटन ने, लॉर्ड माउंटबेटन ने लिया था। ये भी एक अच्छा शब्द है। फिर इसके बाद में अपने कुछ और शब्द पढ़े थे जिनमें अपने चर्चा करें, तो महात्मा गांधी को बापू किसने कहा था, जवाहरलाल नेहरू। फिर अपने चर्चा की थी कि राष्ट्रपिता के नाम से इनको किसने संबोधित किया था, तो राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। फिर इसके बाद में अपने चर्चा की थी कि महात्मा गांधी को महात्मा की जो उपाधि दी थी वो किसने दी थी, रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर। फिर अपने चर्चा की थी कि एक शब्द आता है जिसका नाम है विंसेंट चर्चिल, विंसेंट चर्चिल। चर्चिल ने जो है वो महात्मा गांधी को देशद्रोही फकीर कहा, क्या कहा, देशद्रोही फकीर। फिर इसके बाद में अपने जो है वो यानी कि एक शब्द पढ़ा था जिसका नाम है फ्रैंक मोरिस, फ्रैंक मोरिस। अपने पढ़ेंगे इनके बारे में पूरा डिटेल से भी पढ़ेंगे आगे। एक बार यहां पर जो है मैंने आपको बताया फ्रैंक मोरिस ने क्या नाम लिया, अर्धनग्न फकीर, अर्धनग्न फकीर। फिर एक शब्द मैंने आपको बताया था विंसेंट स्मिथ, विंसेंट स्मिथ। और ये विंसेंट स्मिथ वो विंसेंट स्मिथ नहीं है जिसने अशोक के शिलालेखों को खोजा था, ये अलग था। और इसने जो है वो महात्मा गांधी को क्या उपाधि दी थी, महात्मा गांधी को जो है एक प्रकार से विंसेंट स्मिथ के द्वारा जो उपाधि दी गई थी, यानी कि इनको प्रारंभ में रंगीला बापू के नाम से पुकारा गया था, बाद में इनको जो है वो आगे और भी कई सारे नाम दिए गए। फिर इसके बाद में अपने आगे चर्चा की थी कि महात्मा गांधी को एक उपाधि मिली है सार्जेंट की, किसकी, सार्जेंट। ये अपने पढ़ा था कि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो युवकों को भर्ती करवाया, जिसके कारण उपाधि कौन सी मिली थी, सार्जेंट, मतलब दलाल की उपाधि। फिर इसके बाद में जो है वो साबरमती आश्रम के जो लोग थे या साबरमती आश्रम के लोगों के द्वारा इनको नाम दिया गया सेवाग्राम का संत, सेवाग्राम का संत, ये सेवाग्राम का संत। फिर दक्षिण अफ्रीका के अंदर जो है वो इनको कुली बैरिस्टर की उपाधि मिली थी, कौन सी, कुली बैरिस्टर। तो ये कई सारी अपनी उपाधियां जो है महात्मा गांधी के बारे में पढ़ी। फिर अपने चर्चा की कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ, 2 अक्टूबर 1869। कहां पर हुआ था, पोरबंदर गुजरात में। पिता का नाम क्या था, करमचंद गांधी। माता का नाम क्या था, पुतलीबाई, माता का नाम क्या था, पुतलीबाई। और पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी, जिनसे इनका जो है वो 1888 के अंदर विवाह माना जाता है, कई जगह पर 1882 भी लिखा गया है। फिर इसके बाद में अपने चर्चा की कि महात्मा गांधी के कितने पुत्र थे, 4, मणिराम, हीरालाल, रामदास और देवदास। कितने पुत्र थे, 4। और 5वें पुत्र कौन माने जाते हैं, जमनालाल बजाज। फिर इसके बाद में अपने चर्चा की कि महात्मा गांधी का जो प्रारंभिक जो अध्ययन है वो कहां पर हुआ, पोरबंदर। और उच्च शिक्षा के लिए इनको जो है वो भेजा गया इंग्लैंड। इंग्लैंड में कब गए, 1889। और वापस कब आए, तो 1891। और इसके बाद में अपने चर्चा की कि भारत में आने के बाद में ये जो है वो वकालत की पढ़ाई करके भारत में आए थे, तो भारत में इनको जो रोजगार की तलाश थी। और उसी समय एक जो है व्यापारी जिसका नाम है सेठ अब्दुल्ला, सेठ अब्दुल्ला की एक बड़ी कंपनी थी और वो दक्षिण अफ्रीका के अंदर व्यापार करता था। अब आगे जो है वो ये उल्लेख मिलता है कि जो सेठ अब्दुल्ला है उसकी एक बड़ी कंपनी थी, अच्छा पैसा था, दक्षिण अफ्रीका में व्यापार भी था। लेकिन दक्षिण अफ्रीका के जो अंग्रेज हैं, क्योंकि भारत की तरह दक्षिण अफ्रीका भी जो है अंग्रेजों का एक औपनिवेशिक देश था, वहां पर सेठ अब्दुल्ला और अन्य जो है वो भारतीय जो थे उनके साथ में अंग्रेज रंग भेद की नीति का पालन करते थे। और इसी केस के अंदर जो है महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका भेजा गया। अब क्या है कि दक्षिण अफ्रीका में गए कब, 1893। दक्षिण अफ्रीका में जाना कब हुआ, 1893। और दक्षिण अफ्रीका के अंदर अपने मैरिट्सबर्ग कांड पड़ा। वहां पर क्या था, डरबन से प्रिटोरिया जाने वाली जो रेल है, उस रेल के अंदर महात्मा गांधी गलती से गोरों की डिब्बे में बैठ गए, जहां पर इनको जो रेल चलती रेल के अंदर नीचे फेंक दिया गया। अब क्या है कि इसके बाद में महात्मा गांधी ने जो है वो एक प्रकार से अहिंसा का मार्ग अपनाते हुए जो है अहिंसा का मार्ग अपनाते हुए और यहाँ पर जो है रंग भेद की नीति के खिलाफ विद्रोह किया या फिर आंदोलन चलाया, जिसमें इन्होंने 1894 के अंदर अपने पढ़ा था। 1894 में इन्होंने नटाल कांग्रेस की स्थापना की। किसकी, नटाल कांग्रेस। और नटाल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1894। कहां पर, दक्षिण अफ्रीका। और इसी नटाल कांग्रेस के द्वारा 1903 के अंदर अपने एक समाचार पत्र पढ़ा, इंडियन ओपिनियन। क्या नाम है, इंडियन ओपिनियन, जो समाचार पत्र चलाया था,
ये कहां पर चलाया था, तो कहां पर चलाया था, दक्षिण अफ्रीका। फिर अपने चर्चा की क्या 1904 के अंदर जो है 1904 के अंदर इन्होंने फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। कौन से आश्रम की, फिनिक्स आश्रम। और फिनिक्स आश्रम के द्वारा जो है वो आगे फिनिक्स आश्रम का नाम बदल करके 1912 के अंदर फिनिक्स फ्रम हो गया था, ठीक है। फिर इसके बाद में अपने चर्चा की क्या 1906 के अंदर जो है इन्होंने टोल्स्टॉय आश्रम स्थापित किया। कौन सा आश्रम, टोल्स्टॉय। और टोल्स्टॉय आश्रम के अंदर ही जो है वो इन्होंने हेनरी डेविड थारो के जो है वो मार्ग पर चलते हुए सबसे पहले 1906 के अंदर सत्याग्रह शब्द का प्रयोग किया। अगर अपने से पूछे सत्याग्रह शब्द का प्रयोग गांधी ने सबसे पहले कहां पर किया था, तो दक्षिण अफ्रीका। और किसकी प्रेरणा से, हेनरी डेविड थारो, जिन्होंने सिविल डिसओबीडियंस के नाम से किताब लिखी थी, लेकिन अपने से फर्स्ट पेपर में वो इतना डीप में जाकर नहीं पूछेगा। फिर अपने चर्चा की कि महात्मा गांधी जो है इंग्लैंड से जो है वो दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे 1909 के अंदर, और यहां पर रास्ते के अंदर इन्होंने किताब लिखी हिंद स्वराज। कौन सी, हिंद स्वराज। फिर एक चर्चा अपने और की थी 1901 के अंदर, बीच में जो अपने थोड़ी सी बात जो छोड़ दी, 1901 के अंदर महात्मा गांधी ने सबसे पहले कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो कलकत्ता अधिवेशन में ये एक सदस्य के तौर पर जो शामिल हुए। फिर इसके बाद में अपने आगे और पढ़ते हैं, तो महात्मा गांधी जो है 1909 के अंदर एक किताब लिखते हैं हिंद स्वराज, हिंद स्वराज। अब क्या है कि इसके बाद में अपने दो चीजें और पढ़ी थी। एक तो मैंने आपको बताई थी इनकी कई सारी पुस्तकें, और कई सारे अपने पढ़े हैं इनके समाचार पत्र, ठीक है। महात्मा गांधी के द्वारा जो लिखी गई पुस्तकें हैं और महात्मा गांधी के द्वारा जो चलाए गए समाचार पत्र हैं, ये भी अपने को याद होने चाहिए। कल मैंने आपको सारे बताए थे। पुस्तकें कौन कौन सी हैं, जैसे इन्होंने किताब लिखी माई चाइल्डहुड। कौन सी, माई चाइल्डहुड। फिर इसके बाद में इनकी एक किताब आती है सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, जो इनकी खुद की आत्मकथा भी मानी जाती है। फिर इसके बाद में इन्होंने जो है एक लंदन गाइड के नाम से जो एक किताब लिखी थी। एक किताब इनकी आई थी ए गाइड टू हेल्थ, ए गाइड टू हेल्थ। फिर इसके बाद में एक किताब लिखी 7 महाव्रत। कौन सी, 7 महाव्रत। एक किताब आई थी अनासक्ति योग, दोबारा सुनना क्या नाम है, अनासक्ति योग। एक किताब इन्होंने लिखी थी गीता माता, गीता माता। गीता रहस्य किसने लिखी थी, गीता रहस्य मैंने बताई थी बाल गंगाधर तिलक, याद आ गई होगी। गीता रहस्य किताब किसने लिखी थी, बाल गंगाधर तिलक। जबकि गीता माता किताब किसने लिखी थी, किसने लिखी थी, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। फिर इसके बाद में एक किताब अपने और पढ़ी है हिंद स्वराज। कौन सी, हिंद स्वराज। एक जो है वो इन्होंने किताब लिखी थी द न्यू इंडिया, द न्यू इंडिया। और एक किताब लिखी थी माई ड्रीम इंडिया, माई ड्रीम इंडिया। 2-3 किताबें और भी थी महत्वपूर्ण मैंने आपको सारी यहां पर बताई भी थी। फिर अपने समाचार पत्रों की बात करें तो समाचार पत्रों के अंदर इनके द्वारा संचालित समाचार पत्र, एक तो मैंने आपको 1903 में बताया कौन सा, इंडियन ओपिनियन। फिर इनके द्वारा एक समाचार पत्र शुरू किया गया था नवजीवन। कौन सा, नवजीवन। एक इनके द्वारा समाचार पत्र शुरू किया गया हरिजन। कौन सा, हरिजन। एक समाचार पत्र था हरिजन सेवक और एक था हरिजन बंधु। एक इन्होंने गोल्डन नंबर के नाम से जो है वो समाचार पत्र शुरू किया। और एक समाचार पत्र था इनका इंडिया यंग, इंडिया यंग। देखो यंग इंडिया समाचार पत्र तो चलाया किसने चलाया था, अपने पढ़ा था लाला लाजपत राय। यंग इंडिया तो किसने चलाया, लाला लाजपत राय। और इंडिया यंग किसने चलाया था, महात्मा गांधी। ये सारी बातें कल अपने जो है वो पढ़ के आए थे। फिर इसके बाद में अपने आगे और चर्चा करते हैं महात्मा गांधी के बारे में। तो अपने चर्चा की थी क्या महात्मा गांधी की प्रेरणा से ही 23 सितंबर 1913, 23 सितंबर 1913 नाम आता है कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी जो कि इनकी पत्नी थी, जिनको बा के नाम से भी जानते हैं, और इनके साथ में 16 अन्य सदस्यों ने मिलकर के एक आंदोलन चलाया था जिसका नाम है सत्याग्रह आंदोलन। क्या नाम है, सत्याग्रह आंदोलन। बोलोगे मेरे साथ में, क्या क्या नाम है, सत्याग्रह आंदोलन। जो कब चलाया गया था, 23 सितंबर 1913। किसके द्वारा चलाया गया था, तो कस्तूरबा गांधी और 16 अन्य सदस्य। अब क्या है, ये सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया, क्यों चलाया गया, ये चलाया गया था गुजरात के अंदर, क्योंकि गुजरात के अंदर एक प्रथा प्रचलित थी
और इस प्रथा को अपने पढ़ते हैं बंधुआ मजदूरी प्रथा। कौन सी? बंधुआ मजदूरी प्रथा। बंधुआ मजदूरी प्रथा का दूसरा नाम है गिरमिटिया प्रथा। क्या नाम है? गिरमिटिया प्रथा। गिरमिटिया प्रथा को शुरू करने वाले कौन थे? तो कौन थे? कस्तूरबा गांधी, और उनके साथ में कितने अन्य सदस्य थे? 16। अब इसके बाद में अपने चर्चा की कि 1915 के अंदर जो है वो गोपाल कृष्ण गोखले जो थे, जो कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, ये क्या पड़ गए थे? बीमार। और इनसे बीमार हालत के अंदर जो मुलाकात करने के लिए महात्मा गांधी का भारत में आगमन हुआ। और भारत आगमन कब हुआ था इनका? तो अपने पढ़ते हैं 9 जनवरी 1915। 9 जनवरी 1915। और आज इस 9 जनवरी को जो है वो एक दिवस के रूप में मनाते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस। अगर अपने से पूछे भी प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, तो कब? 9 जनवरी 1915। अब क्या है कि महात्मा गांधी का भारत में आगमन हुआ, और अपने आगे और चर्चा करते हैं। तो महात्मा गांधी के भारत आगमन के उपरांत जो है वो उल्लेख मिलता है कि इनके राजनीतिक गुरु, जिनका नाम क्या है? गोपाल कृष्ण गोखले। मैंने आपको एक बात और बताई थी, इनके एक आध्यात्मिक गुरु भी थे जिनका नाम है जॉन रस्किन। जॉन रस्किन, जिन्होंने किताब लिखी थी अनटू द लस्ट। अनटू द लस्ट किसने लिखी थी? जॉन रस्किन। अब क्या है कि महात्मा गांधी के जीवन के ऊपर श्रीमद् भागवत गीता का भी काफी प्रभाव था, और अहिंसा के, सत्य के साथ में अहिंसा का मार्ग जो है वो इन्होंने श्रीमद् भागवत गीता से ही प्रेरित होकर के अपनाया। फिर इसके बाद में अपने आगे चर्चा करते हैं। तो महात्मा गांधी के भारत आगमन के पश्चात गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर ही जो है वो महात्मा गांधी ने पहली बार भारत भ्रमण किया। भारत भ्रमण किया, और उल्लेख मिलता है कि इसी समय जो है वो विश्व के अंदर चल रहा था प्रथम विश्व युद्ध। यानी कि विश्व जो है वो इस प्रथम विश्व युद्ध से जूझ रहा था। और इसी प्रथम विश्व युद्ध के अंदर अपने पढ़ते हैं अभी 2 गुट थे। कितने गुट थे? 2। एक तरफ तो थे मित्र राष्ट्र, और एक तरफ थे दूरी राष्ट्र। अब अपने इन दलों के अंदर देखें भी कौन कौन से देश हैं। तो मित्र राष्ट्रों के अंदर जो बड़ी बड़ी शक्तियां थी, जिनमें ब्रिटेन भी था, ब्रिटेन के साथ में जुड़ा हुआ था अमेरिका, अमेरिका के साथ में इस समय शामिल हुआ था ऑस्ट्रेलिया, और मित्र राष्ट्रों की तरफ ही जो युद्ध करने गया था रूस। और दूरी राष्ट्रों के अंदर अगर अपने देखें तो जो छोटे छोटे देश थे जिनमें कोई बड़ी शक्तियां नहीं थी। तुर्की था, इटली था, इटली के साथ में जर्मनी भी था, और जर्मनी के साथ में युद्ध लड़ रहा था जापान, और भी देश। अब क्या ये महत्वपूर्ण देश मैंने आपको बताए। 2 तरफ पूरा विश्व बंटा हुआ था, एक तरफ मित्र राष्ट्र और एक तरफ दूरी राष्ट्र। प्रथम विश्व युद्ध जो है इसका काल अपने पढ़ते हैं 1914 से लेके 1918। अब क्या है कि इसमें जो है वो एक तरफ तो बहुत बड़ी बड़ी शक्तियां, और एक तरफ जो है वो कमजोर देश थे। अब क्या था कि जो ब्रिटेन है, इस ब्रिटेन का कई देशों के अंदर अपना औपनिवेशिक शासन था, और इसी औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत जो है वो ब्रिटेन भारत पर भी शासन कर रहा था। अब यहां पर कहानी क्या थी कि इतनी बड़ी शक्तियां जो थी, इन शक्तियों के सामने ये जो शक्तियां हैं, ये शक्तियां भारी पड़ रही थी। यानी कि जो दूरी राष्ट्र है वो आए दिन मित्र राष्ट्र की सेनाओं को हराते हुए आगे बढ़ रहे थे, और उनका जो हराने का जो कारण था या इनके हारने का जो कारण था वो एक ही था कि मित्र राष्ट्र जो थे इनके पास में संसाधनों की कोई कमी नहीं थी। संसाधन इनके पास में बहुत ज्यादा थे, हथियार इनके पास में बहुत ज्यादा थे, लेकिन इन हथियारों को चलाने के लिए क्या चाहिए? सैनिक। और सैनिक जो है वो इनके पास में दूरी राष्ट्रों के मुकाबले कम थे। अब इनके पास में भले ही हथियार कम है, ठीक है, लेकिन इनके पास में जो है वो सैनिक पर्याप्त मात्रा में थे। इसके कारण जो है वो उल्लेख मिलता है प्रथम विश्व युद्ध के अंदर जो है वो भारत ने जब तक इस विश्व युद्ध के अंदर अपनी सेना नहीं भेजी थी, तब तक इसी जो है वो एक प्रकार से गुट का पलड़ा भारी था। अब क्या है कि जब ब्रिटेन के जो सम्राट हैं जॉर्ज पंचम, इन्होंने जब भारत को या भारतीयों को जो है वो एक प्रकार से इस युद्ध के अंदर भाग लेने के लिए जब प्रोत्साहित किया, मोटिवेट किया, तो भारतीयों ने इस युद्ध में भाग लेने से स्पष्ट मना कर दिया। भारतीयों का क्या कहना था कि ये जो मैटर आपका है, हम इस विश्व युद्ध के अंदर भाग नहीं लेंगे, क्योंकि भारतीय सैनिकों का वही एक रटा रटाया जो है वो उत्तर था भी हम जो है वो समुद्र पार यात्रा नहीं करेंगे, हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। अब क्या है कि इसके कारण यहाँ पर जो है वो एक प्रकार से ये आए दिन जो है वो हारते जा रहे थे, जिसके कारण ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और रूस ने जो है ब्रिटेन के ऊपर दबाव बनाया।
भी आपको जो है भारतीयों को इस युद्ध के अंदर शामिल करना पड़ेगा, अन्यथा हम लोग हारेंगे। अब क्या था कि इस ब्रिटिश की जो है वो एक प्रकार से एक बहुत बड़ी बैठक हुई थी, और इस बैठक के तहत जो है वो भारतीय मुसलमानों को भी इन लोगों ने जो है वो एक प्रकार से मोटिवेट किया भी आप युद्ध में हो। तो भारतीय सेना में दो पक्ष ज्यादा हैं, एक हिंदू और एक मुसलमान। हिंदुओं का क्या कहना है भी हम तो समुद्र पार यात्रा नहीं करेंगे, और मुसलमानों का कहना क्या था कि आपके खिलाफ जो है वो एक देश लड़ रहा है, कौन सा, तुर्की, और तुर्की का जो खलीफा है ये हमारे मुसलमान जगत का सबसे बड़ा जो है वो एक प्रकार से सम्राट है, या अपने कह सकते हैं तुर्की का जो यानी कि जो तुर्की देश का जो प्रमुख पद था वो किसका था, खलीफा। ये एक धर्म गुरु का पद था, जो पूरे विश्व के अंदर जो रह रहे मुसलमान हैं उनका धर्म गुरु था। अब क्या है कि जो भारतीय मुसलमान थे उन्होंने जो है वो शर्त रख दी भी ये खलीफा हमारे खिलाफ है और हम तो जो है वो खलीफा के खिलाफ लड़ने नहीं जाएंगे। अब क्या है कि यहाँ पर जो मित्र राष्ट्र यानी कि ब्रिटेन जो है, इन्होंने जो है भारतीयों को एक प्रकार से भारतीय मुसलमानों को आश्वस्त किया था कि हम लोग आपके इस तुर्की के खलीफा के खिलाफ कोई अभियान नहीं चलाएंगे, ये जो पद है वो सुरक्षित रखा जाएगा, तुर्की के अंदर हम किसी प्रकार का कोई विनाश नहीं करेंगे। तो भारतीय मुसलमानों को एक प्रकार से जो है इसमें प्रलोभित किया गया, और भारतीयों को जो है इस युद्ध के अंदर लाने के लिए जो है इन्होंने बार बार प्रयास किए। अब क्या है कि इधर से महात्मा गांधी का भारत में आगमन हुआ। अब अंग्रेजों ने जो है वो जैसे ही महात्मा गांधी का भारत में आगमन हुआ, अंग्रेजों ने महात्मा गांधी को अपने साथ में लिया, इनके साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार किया, और महात्मा गांधी को वास्तव में ऐसे लगने लग गया भी जो भारत के अंग्रेज है ये दक्षिण अफ्रीका के अंग्रेजों से तो बहुत ही अच्छे हैं। अब क्या है कि महात्मा गांधी को साथ में लेकर के इन्होंने गांव गांव में जाकर के कैंपेन चलाई। जो नवयुवक थे इन नवयुवकों को इन्होंने मोटिवेट किया भी आप आओ और हमारे साथ युद्ध में शामिल हो। और महात्मा गांधी ने जाकर के जो है वो क्षेत्रों के अंदर बड़े बड़े लंबे लंबे चौड़े चौड़े भाषण दिए भी देखो मैं कितने देशों के अंदर घूम के आया हूं और मेरा आज भी धर्म जो है वो भ्रष्ट नहीं हुआ, तो आपको इस युद्ध में जाना चाहिए, आपको जो इतने रुपए की राशि देंगे, और लोगों को जो है बहला फुसला करके शामिल करवाया। अब इसी के कारण जो है प्रथम विश्व युद्ध के अंदर युवकों को सेना में भर्ती करवाने के कारण, युवकों को सेना में भर्ती करवाने के कारण जो है वो महात्मा गांधी को यहाँ पर स्थानीय लोगों के द्वारा एक नाम दिया गया, कौन सा, सार्जेंट। अंग्रेज भी जो है वो महात्मा गांधी को सार्जेंट कहते थे, और सार्जेंट का मतलब क्या होता है, दलाल। भी सेना में भर्ती करवाने वाला क्या है, ये एक दलाल। और जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध जो है वो खत्म हुआ तो अंग्रेजों ने महात्मा गांधी के इस योगदान के कारण जो है वो महात्मा गांधी को खुश करने के लिए इनको एक उपाधि दी थी, केसर ए हिंद। कौन सी उपाधि दी थी, केसर ए हिंद। याद रखना केसर ए हिंद की उपाधि किसको दी गई थी, तो महात्मा गांधी को। कब दी गई थी, तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। अब क्या था कि महात्मा गांधी ने जो है वो भारत के अंदर जो है धीरे धीरे भ्रमण करना शुरू कर दिया, और अपनी एक पेठ बनाने के लिए इन्होंने जो है वो एक आश्रम बनाया जिसका नाम है सत्याग्रह आश्रम। क्या नाम है, सत्याग्रह आश्रम। और सत्याग्रह आश्रम की स्थापना कब की गई थी, तो कब की गई थी, 25 मई 1915। कौन सा आश्रम बना लिया, सत्याग्रह आश्रम। और ये जो है वो यानी कि सत्याग्रह आश्रम बनाया गया था बैरिस्टर जीवनलाल के घर पर। किसके घर पर है, बैरिस्टर जीवनलाल के घर पर जो है वो ये आश्रम बनाया गया था। अब क्या है कि थोड़े टाइम के बाद में उल्लेख मिलता है कि जून 1917 के अंदर, जून 1917 में सत्याग्रह आश्रम को जीवनलाल बैरिस्टर के घर से चेंज करके जो है वो ये ले गए साबरमती नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे, साबरमती नदी के किनारे। और इसी के कारण जो है वो ये आश्रम क्या कहलाया, साबरमती आश्रम। याद रखना साबरमती आश्रम की स्थापना पहले जो है वो कब हुई थी, तो कब हुई थी, 25 मई 1915। और किसके घर पर यह बनाया गया था, बैरिस्टर जीवनलाल के घर पर यह आश्रम स्थापित किया गया। किस नाम से, सत्याग्रह आश्रम। फिर इसको जो है वो कहां पर ले जाया गया, साबरमती नदी के किनारे। और ये जो है वो आश्रम साबरमती नदी के किनारे कब स्थानांतरित किया गया, जून 1917। अब क्या है कि इसके बाद में एक और घटना घटी थी। घटना क्या थी, क्या 4 फरवरी 1916, 4 फरवरी 1916, 4 फरवरी 1916 को जो है वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो है ये बनकर के तैयार हो गया। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को अगर अपने पढ़ते हैं तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसके सहयोग से की गई थी, मदन मोहन मालवीय। और एक अपने राजस्थान के अंदर जब अपने माधो सिंह द्वितीय को पढ़ते हैं, माधो सिंह द्वितीय को पढ़ा होगा आपने,
माधव सिंह द्वितीय जो है वो आदमी था जिसने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर सबसे ज्यादा जो है वो बड़ा चंदा दिया था। इस विश्वविद्यालय को बनाने के लिए सबसे बड़ा जो चंदा दिया था पैसे के रूप में, वो किसने दिया था? माधव सिंह द्वितीय। और अगर अपनी बात करते हैं आगे और, तो माधव सिंह द्वितीय ये वही आदमी था जिसने शीतला माता के मंदिर का भी निर्माण करवाया। और एक बार जब जो है वो ब्रिटेन के अंदर राजाओं की सभा हुई थी, तो इस सभा में जब माधव सिंह द्वितीय को भेजा गया तो उल्लेख मिलता है माधव सिंह द्वितीय अपने साथ में अपने खुद के चांदी के पानी के बर्तन लेकर गया था, जो आज विश्व के सबसे बड़े जो है पात्र हैं पानी भरने के लिए, जो आज सिटी पैलेस में सुरक्षित भी हैं। अब क्या है कि एक बड़ी यूनिवर्सिटी बनी थी भारत के अंदर, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। अब जो ये यूनिवर्सिटी है, इस यूनिवर्सिटी का उद्घाटन समारोह रखा गया था, तारीख कितनी बता रहा हूं, 4 फरवरी 1916। अब जब ये जो है उद्घाटन भाषण जो है वो दिए जा रहे थे यहाँ पर बड़े बड़े नेताओं के द्वारा, तो उल्लेख मिलता है महात्मा गांधी को भी यहाँ पर भाषण देने का मौका मिला। और महात्मा गांधी ने यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ओजस्वी भाषण दिया था, और इस भाषण के कारण काफी जो है वो भारतीयों की जो सहानुभूति है वो महात्मा गांधी के साथ में जुड़ी। भाषण क्या था? क्या सभी जो है वो लोग आकर के मंच के ऊपर इस विश्वविद्यालय की प्रशंसा कर रहे थे, भी भारत के अंदर इतना बड़ा विश्वविद्यालय खुला है, हम भारतीयों का एक बहुत बड़ा सौभाग्य है, ठीक है। लेकिन महात्मा गांधी ने आते ही जो है सबसे पहली यही बात कही थी, भी ये जो यूनिवर्सिटी है वो लाखों रुपए के खर्च से बनाई गई है, ठीक है, और इसमें जो है भारत का सबसे ज्यादा जो पैसा है वो लगा भी है, और ऐसी यूनिवर्सिटी भारत में बनवाने का कोई औचित्य नहीं है। देखो उद्घाटन समारोह के अंदर ये बातें बोली जा रही है, भी ऐसी यूनिवर्सिटी भारत में बनवाने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि इस विश्वविद्यालय को देखकर आपको लगता है भी इस विश्वविद्यालय के अंदर कोई गरीब बच्चा या गरीब परिवार का बच्चा इसमें पढ़ सकेगा, ठीक है, क्योंकि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई गई है, तो जाहिर सी बात है भाई इसके अंदर जो राजाओं के बेटे या जो धनी वर्ग के बेटे हैं वही इसमें एडमिशन ले पाएंगे, आम जनता का कोई बच्चा इसमें एडमिशन नहीं ले पाएगा। और जिसके पास में इतने पैसे हैं वो बच्चा या जो वो अभिभावक जो है वो अपने बच्चे को कहीं पर भी एडमिशन दिलवा लेंगे। आज भारत को एक ऐसी यूनिवर्सिटी की जरूरत है जहां पर आम बच्चा या आम परिवार का बच्चा भी वहां पर जाकर के निःशुल्क शिक्षा ले सके। अब जब ये भाषण यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी के उद्घाटन समारोह में दिया, तो लोग जो है वो महात्मा गांधी की तरफ आकर्षित हुए, भी ये आदमी वास्तव में कोई जो है वो एक अलग है, इसकी विचारधारा अलग है। अब यहां से इसका प्रभाव पड़ना शुरू हुआ। अब इसके बाद में एक घटना और थी, कैप ने पढ़ा था दिसंबर 1916, ये मैं आपको बता के गया था। दिसंबर 1916 के अंदर एक अधिवेशन हुआ था जिसका नाम है लखनऊ अधिवेशन। क्या नाम है? लखनऊ अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार। अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार। अब क्या था कि इस अधिवेशन के अंदर 3 गुट एक हुए थे, 3 गुट एक हुए थे। अपने पढ़ा था 3 गुटों को कौन कौन से, एक तो मैंने बताया गरम दल, एक गुट था नरम दल, और एक गुट मैंने बताया था मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग का गठन कब किया गया था? 30 दिसंबर 1906। मुस्लिम लीग के संस्थापक अध्यक्ष थे डॉक्टर सलीमुल्लाह खां। और अपने पढ़ा कांग्रेस से ही अलग हुए थे नरम दल और गरम दल। इनका विभाजन हुआ 1907 के अंदर सूरत अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष। अब क्या था कि ये जो अधिवेशन हुआ लखनऊ अधिवेशन, इस अधिवेशन के अंदर जो है वो एक किसान आया था अपनी समस्या लेकर के, और इस किसान का नाम है राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल यहाँ पर क्यों आया? क्योंकि ये जो राजकुमार शुक्ल है, ये कहाँ का था? चंपारण का। और चंपारण कहाँ पर पड़ता है? बिहार। चंपारण बिहार से बिलोंग करता था राजकुमार शुक्ला। अब ये राजकुमार शुक्ला जो है वो चंपारण के किसानों की समस्याओं को बताने के लिए कांग्रेस के इस अधिवेशन में आया था, क्योंकि चंपारण के जो किसान थे इनकी खुद की समस्याएं थी, और इन समस्याओं को सल्टाने के लिए जो है वो आंदोलन कर रहा था राजकुमार शुक्ला। तो इस आंदोलन को कांग्रेस का आंदोलन बनाने के लिए या कांग्रेस के बड़े नेता को इस आंदोलन के अंदर लेकर आने के लिए राजकुमार शुक्ला अपनी समस्याएं बताने के लिए इस अधिवेशन में आया। अब क्या है कि राजकुमार शुक्ला चंपारण से था, चंपारण के किसानों की क्या समस्याएं थी वो सुनना। चंपारण के किसान 2 प्रकार की पद्धति से जो काफी परेशान थे। एक तो ये लोग जो है एक ऋण दे रहे थे जिसका नाम है तकाबी ऋण। क्या नाम है?
तकाबी ऋण, और एक यहां पर जो है अंग्रेजों ने भारतीयों के ऊपर एक पद्धति लागू कर दी, 3 कठिया प्रथा या 3 कठिया पद्धति। कौन सी पद्धति? 3 कठिया पद्धति। अब ये 3 कठिया पद्धति क्या थी? क्या अंग्रेजों ने जो भारतीयों को जमीन जो है वो ठेके पर दी थी, या जो भूमि भारतीय वहां पर खेती कर रहे थे, उस भूमि के अंदर अंग्रेजों ने ये चीज अनिवार्य कर दी थी कि आप लोग अपनी भूमि के 3/20 भाग के ऊपर जो है वो नील की खेती करोगे। किसकी खेती करोगे? नील की खेती। नील क्या है कि एक पौधा है जिससे प्रत्येक प्रकार का रंग बनाया जा सकता था, और ये सूती कपड़ों को रंगने के काम आने वाला पौधा था। अब क्या है कि नील की खेती अनिवार्य कर दी भी, आप अपनी भूमि के 3/20 भाग पर क्या बोओगे? नील। अब इस नील के क्या नुकसान थे वो सुनना। नील की खेती अगर कोई किसान करेगा तो पहली बात यह है भी 1-2 साल के बाद में उसकी भूमि जो है क्या हो जाएगी? बंजर हो जाएगी। भूमि के ऊपर जो है वो आगे अनाज उगना ही बंद हो जाएगा। दूसरी बात यह थी कि नील को तोड़ते समय जो है वो सबसे ज्यादा जो किसान पीड़ित थे वो किससे थे? चर्म रोग से। भी नील को जब तोड़ते थे तो किसानों की चमड़ी खराब हो जाती थी, चर्म रोग से ग्रसित थे, और ये जो किसान है वो बेहाल थे इस रोग के कारण। तीसरी बात ये है भी नील की खेती एक बड़े क्षेत्र के अंदर जो है वो की जा रही है। पूरे चंपारण क्षेत्र के अंदर ये पद्धति लागू कर दी तो नील जो है यहां से उगाई जाएगी ज्यादा मात्रा में उगाई जाएगी, तो अंग्रेज जो है इसको कम दाम पर खरीदेंगे। और इसके दाम इतने कम थे कि जो किसान थे, ये किसान अपनी जो यानी कि जितनी लागत इस नील के पौधे पर आती थी उतनी जो उपज है ये पौधे से प्राप्त कर ही नहीं पाते थे। भी आए तो बहुत दूर की बात थी, और अंग्रेजों से भारतीय दबे हुए थे भी कितने भाग पर नील की खेती करनी है? 3/20। अब क्या है 3/20 एक प्रकार से अपने को कम लगता होगा, लेकिन कहानी क्या थी कि अगर किसी के पास में 20 बीघा भूमि है तो 3 बीघा के ऊपर उसको नील बोनी पड़ेगी। ठीक है, कोई ज्यादा नहीं है, परंतु क्या बात थी कि पानी इसमें से लगता था 3 या 4 बीघा ही। पानी लगने वाला क्षेत्र भी कितना था? 3 या 4 बीघा ही क्षेत्र था, जिसके अंदर आपको पूरे क्षेत्र के अंदर क्या बोनी पड़ेगी? नील। तो ये किसान बहुत ज्यादा परेशान थे, और इन्होंने अपना नेता चुना था किसको? राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला की जब यहाँ पर पार नहीं पड़ी तो ये किस अधिवेशन में गया समस्याएं सुनाने के लिए? लखनऊ। और लखनऊ अधिवेशन के अंदर ही जो है वो अपने पढ़ा था कि 3 गुट एक हुए थे। कौन कौन से? गरम दल, नरम दल और मुस्लिम लीग। अब क्या है कि लखनऊ अधिवेशन चल रहा था, और इसी अधिवेशन के अंदर यहां पर भाषण दिया महात्मा गांधी। अब क्या है कि राजकुमार शुक्ला आया तो समस्याएं बताने के लिए किसको था? कांग्रेस को। लेकिन महात्मा गांधी के इस भाषण से जो है वो राजकुमार शुक्ला काफी प्रभावित हुआ, और राजकुमार शुक्ला को लगा भी ये आदमी जो है वास्तव में इतने देशों के अंदर रह के आया है, इसने दक्षिण अफ्रीका के अंदर काफी काम किया है, तो अपने क्यों ना इस आदमी से मुलाकात की जाए। ठीक है, अब क्या था कि राजकुमार शुक्ला गया इसके पास में, गांधी जी से मुलाकात की और अपनी सारी समस्याएं बताई। अब क्या है कि भारत में आने के बाद में गांधी जी भी एक बड़े आंदोलन की तलाश में थे, भी मुझे कहीं से कोई प्लेटफॉर्म मिले। ठीक है, भी अपनी कार्रवाई जो शुरू करने के लिए मुझे कोई ना कोई प्लेटफॉर्म मिले, और यहाँ पर जो है एक प्लेटफॉर्म मिल गया। अब क्या गांधी जी एकदम फ्री थे, तो गांधी जी रवाना हो गए भी चलो अपने आपके साथ में चलते हैं। अब क्या है कि ये पहली बार चंपारण गए। कहां पर गए? चंपारण। और चंपारण में जाने के बाद में इन्होंने पहली बार जो भारतीयों की दुर्दशा को देखा। इतने साल तक जब भी भारत में आए या भारत में आने के बाद में भी 2 साल तक इनको जो भारतीयों की दुर्दशा का अंदाजा नहीं था, क्योंकि अंग्रेज इनके साथ में जो बहुत ही ज्यादा जो मित्रता पूर्वक व्यवहार करते थे, क्योंकि अंग्रेजों को एक गरज थी इनसे, क्या कई युवकों को क्या करवाना है? भर्ती करवाना है। अब क्या था कि इन्होंने पहली बार जाकर के जब चंपारण के किसानों की समस्याएं देखी तो इनको वास्तव में लगा भी जो किसान है वो बहुत ही ज्यादा पीड़ित है। अब क्या है कि गांधी जी को समस्याएं बताने के लिए यहाँ पर कई सारे और नाम भी मिलते हैं। अभी ये आदमी भी गांधी जी के साथ में इस चंपारण किसान आंदोलन में जुड़े। कौन कौन है? एक तो महादेव देसाई, जो इनके बारे में मैंने आपको बताया था, इनके 2 पर्सनल सेक्रेटरी बताए थे, एक प्यारेलाल और एक महादेव देसाई। ठीक है, महादेव देसाई भी कब जुड़े थे? तो किस आंदोलन में? चंपारण। फिर एक इनके साथ में इसी समय मुलाकात हुई जे.बी. कृपलानी की। किसकी? जे.बी. कृपलानी एक बड़ा नाम है, और यहीं पर ही मुलाकात हुई राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद के बारे में आपने क्या पढ़ते हैं? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने थे? राजेंद्र प्रसाद। और यहीं पर ही इनकी मुलाकात हुई ब्रिज किशोर के साथ में। किसके साथ में? ब्रिज किशोर। और यहीं पर ही इनकी मुलाकात हुई मजरूल हक, क्या नाम है?
मजरूल हक, ये भी उस समय मुसलमानों के एक बड़े नेता थे। अब क्या था, कई लोगों ने चंपारण भ्रमण करवाया गांधी जी को, और यहां पर जो भ्रमण करने के बाद में महात्मा गांधी ने जो अंग्रेजों को चेतावनी देते हुए कहा था कि आप लोगों को ये समस्याएं जो है वो इनका निपटान करना पड़ेगा, ठीक है, अगर आप इन समस्याओं का निपटान नहीं करोगे तो मैं जो है वो भारत में सत्याग्रह चलाऊंगा। मैं भारत में क्या चलाऊंगा? सत्याग्रह। आगे देखियो के बोलिए चलाऊंगा। अब क्या है कि अंग्रेजों को इतनी ज्यादा जो हिंदी का नॉलेज नहीं था, ये बापड़ा कोई टूटी फूटी हिंदी बोलता इनु विनु जोड़ के, और अंग्रेजा को भारत में इतना दिन वही नाम सुने डो सत्यानाश, ठीक है। अब अंग्रेजा के दिमाग भी घूम गयो भी ओ पतो नहीं के पंगो है, ठीक है। और महात्मा गांधी पर बिया शक भी हो भी वो आदमी तो टैलेंटेड है, कितना देशा मां की है रोंतो फिरेडो है, बींगन हो सके कोई एक इसी मिसाइल हुआ है बिया चला देगो अपने अंग्रेजा पर, और ये मिसाइल आप अंग्रेज ही मरांगा। तो अंग्रेज बेचारा घबरा गया, और इन्होंने जो है वो इस चीज को समझे बिना ही जो है वो अपने इस पूरे के पूरे जो सिस्टम को जो है वो बंद कर दिया, ठीक है। अब क्या था कि बिना कोई कार्रवाई करे महात्मा गांधी के सिर्फ इस शब्द से ही जो है वो यानी कि एक आंदोलन, इतना बड़ा आंदोलन जो है वो सफल हो गया। तब क्या है कि यहां पर इस आंदोलन से प्रभावित हुए रविंद्रनाथ टैगोर, और रविंद्रनाथ टैगोर ने इससे प्रभावित होकर के महात्मा गांधी को उपाधि दी थी, किसकी? महात्मा। ये उपाधि किसने दी थी महात्मा गांधी को? तो किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर। और याद रखना किस आंदोलन में दी थी? तो चंपारण। किसमें बोलो? चंपारण। और सत्याग्रह जो है वो अपने इससे पहले एक बात पढ़ी थी, क्या भारत के अंदर सत्याग्रह आश्रम तो कब स्थापित हुआ? 25 मई 1915। लेकिन महात्मा गांधी का आंदोलन के अंदर सत्याग्रह शब्द का पहली बार प्रयोग कब किया गया? चंपारण किसान आंदोलन। और इससे पहले अपने सत्याग्रह के ऊपर क्या पढ़ा? सत्याग्रह शब्द का प्रयोग महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कब किया था? 1906। अब क्या था कि एक बड़ा आंदोलन सफल हो गया, और इसके बाद में महात्मा गांधी जो है वो चंपारण बिहार में पड़ता है, और यहां से जाना कहां पर है इनको? गुजरात। वही है साबरमती आश्रम ठिकाना। अब क्या है कि जब साबरमती आश्रम जा रहे थे तो बीच में इनको जो है वो इनका निकलना हुआ अहमदाबाद से। कहां से? अहमदाबाद। बीच में एक और नगर आता है, कौन सा? अहमदाबाद। और अहमदाबाद से जब ये निकल रहे थे तो उल्लेख मिलता है कि यहां पर जो इनको कई सारे लोगों की भीड़ मिली, ठीक है। वही है हाय हाय मुर्दाबाद के नारे लग रहे थे, काले झंडे लोग लेके खड़े थे, और महात्मा गांधी को जैसे ही भीड़ दिखी तो महात्मा गांधी ने सोच लिया भी एक और आंदोलन मुझे मिल गया, और चलती बस से छलांग लगाई और आ गए इनके बीच में। अब समस्याएं सुनी तो यहां पर क्या था कि ये जो समस्याएं थी ये अंग्रेजों के खिलाफ नहीं थी लोगों की, और ये जो समस्याएं थी ये एक प्रकार से मजदूरों की हड़ताल थी। किसकी? मजदूरों की हड़ताल थी अहमदाबाद के अंदर। हड़ताल क्यों थी? कि यहां पर जो मजदूर जो थे ये मिलों में काम करने वाले थे, और मिल मालिक जो थे इन्होंने जो है वो मजदूरों के साथ में वेतन को लेकर के कोई झगड़ा किया था, और उस झगड़े के खिलाफ ये लोग एकत्रित हुए थे। कहानी क्या थी मैं आपको बताऊं कि 1916-17 के अंदर जो है 1916 से लेके 1920 तक पूरा का पूरा जो बंबई क्षेत्र है, ये बंबई क्षेत्र जो है ये प्लेग से पीड़ित था। किससे पीड़ित था? प्लेग। और ये एक बहुत बड़ी महामारी थी प्लेग, जो समय समय पर भारत के अंदर जो अपना प्रकोप दिखा के गई थी। अब पूरा बंबई क्षेत्र जो है ये प्लेग से पीड़ित था। कब की बात बता रहा हूं? 1916 से 1920। और इसी बंबई के अंदर जो है वो एक अपने कह सकते हैं क्षेत्र था जिसे अपने आज पढ़ते हैं गुजरात। गुजरात याद रखना बंबई से 1960 में अलग हुआ था, और गुजरात के अंदर अहमदाबाद के अंदर अपने पढ़ा है भी भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद। क्योंकि यहां पर सूती वस्त्र का एक बहुत बड़ा केंद्र है, और सूती वस्त्र की मिलें उस समय भी बहुत ज्यादा मात्रा में थी और आज भी बहुत ज्यादा मात्रा में है। अब क्या था कि जैसे ही प्लेग महामारी फैली तो जो मिल के मालिक है उन्होंने अपनी मिलों को बंद कर दिया, और जितने भी हजारों मजदूर यहाँ पर काम करते थे सभी को छुट्टी पर भेज दिया, जैसे अभी कोरोना काल के अंदर हुआ था। अब क्या है कि जैसे ही जो है प्लेग महामारी खत्म हुई तो इन मजदूरों को वापस काम पर बुलाया गया। वापस काम पर बुलाया गया तो इन मजदूरों ने हड़ताल कर दी भी हमें जितने दिन की आपने छुट्टी दी है, हमें जितने दिन की आपने छुट्टी दी है उसका हम लोग क्या लेंगे? पूरा वेतन लेंगे, प्लस में हमारे इतने जो है यानी कि हमने
घर के अंदर तंगी देखी है और हमें जो है इतने दिन के अंदर जो बोनस मिलना था वो बोनस भी हम लेंगे। 50% हमें क्या चाहिए, बोनस चाहिए, और हमें जो है वो यानी कि वेतन चाहिए पूरा। अब क्या था कि ये आंदोलन छिड़ गया और मिल मालिक जो थे इन्होंने जो है मजदूरों को कहा भाई अगर आप लोग जो है वो यानी कि आंदोलन करोगे या आप लोग इस प्रकार की हड़ताल करोगे तो हम नए मजदूर ले आएंगे, आप बैठे रहना अपनी हड़ताल के ऊपर, ठीक है। और ये जो है दोनों के मध्य संघर्ष चल रहा था। अब क्या था कि महात्मा गांधी ने जाकर के वहां पर घटना का जायजा लिया और जायजा लेकर के इन्हीं मजदूरों को साथ में लेकर के जो है इन्हीं मजदूरों को साथ में लेकर के 15 मार्च 1918 को जो है महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल कर दी। क्या कर दी, भूख हड़ताल। भी ले दे गया ही पल्ले ही एक, ठीक है, बार बार करेगा आगे। और देखियो क्या कर दी, भूख हड़ताल। कितनी तारीख को, 15 मार्च 1948। भी भारत में पहली बार गांधी की जो भूख हड़ताल हुई थी वो कहां पर हुई थी, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, भूख हड़ताल हुई। अब क्या था कि यहां पर दो बड़े उद्योगपति हैं जिनमें एक का नाम आता है अंबालाल साराभाई। क्या नाम है, अंबालाल साराभाई। और एक का नाम आता है अनुसुईया बेन। क्या नाम है, अनुसुईया बेन। अब क्या था कि ये जो दोनों है ना ये भी यहाँ के उद्योगपति थे, इनकी भी जो है वो अहमदाबाद के अंदर मिल थी। अब क्या था कि गांधी जी से प्रेरित होकर के इन दोनों ने क्या किया कि सबसे पहले मजदूरों से हाथ मिला लिया और मजदूरों को अपनी मिल में बुला लिया, एक समझौता कर लिया भाई हम लोग आपको पूरा वेतन भी देंगे। और गांधी जी ने बीच में आके कहा भी चलो 50% नहीं तो आप इनको 35% बोनस दीजिए और पूरा वेतन दीजिए, आप लोग जो है वो आपस में कॉम्प्रोमाइज करके अपना काम शुरू करो। अब क्या है कि जैसे अंबालाल साराभाई और अनुसुईया बेन ने इन मिल मालिकों इन मजदूरों की जो है वो बात मान ली तो यहाँ पर जो है वो धीरे धीरे करके जो सभी मिल मालिक भी अपनी झुकने पर मजबूर हुए और यहाँ पर एक समझौता किया गया, पूरा वेतन देना है प्लस में 35% क्या देना है, बोनस। ये घटना थी इस समय। कौन सा आंदोलन पड़ा, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। अब क्या है, इसी आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने जो है वो इन मजदूरों को एक सिद्धांत दिया था। सिद्धांत किसका है, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत। इन मजदूरों को कहा भी आप अपनी एक जो है ट्रस्ट बनाओ और ये ट्रस्टीशिप का सिद्धांत भी किसके द्वारा दिया गया था, महात्मा गांधी। किस आंदोलन में दिया गया, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। और इसी समय जो है महात्मा गांधी के द्वारा यहां पर टेक्सटाइल लेबर यूनियन का गठन किया गया और ये यूनियन उस समय की भारत की सबसे बड़ी मजदूरों की यूनियन थी। याद रखना, भारत की सबसे बड़ी, भारत का अपने कह सकते हैं भारत का सबसे बड़ा मजदूर संगठन जो है वो स्थापित किया गया था, मजदूर संगठन। और यह संगठन किसने स्थापित किया, तो महात्मा गांधी। किस आंदोलन के दौरान किया, तो किस आंदोलन के दौरान, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। अपने अब तक जो बातें पढ़ी है एक बार यहां तक रिकॉल करते हैं। कल वाली बात मैंने आपको बताई थी, दोबारा मैं नहीं बता रहा। यहां पर अपने क्या बात पढ़ी है, इनकी उपाधियां, ठीक है। फिर ये दक्षिण अफ्रीका गए, वहां पर जाकर के नटाल कांग्रेस स्थापित की, फिनिक्स आश्रम बनाया, टोल्स्टॉय आश्रम बनाया, किताबें लिखी, ठीक है। फिर इसके बाद में अपने आगे चर्चा की 23 सितंबर 1913 महात्मा गांधी की प्रेरणा से जो है वो कस्तूरबा गांधी और 16 अन्य सदस्यों ने क्या किया, सत्याग्रह आंदोलन। और इसमें ये जो आंदोलन था वो किस प्रथा के खिलाफ था, तो किस पर था, गिरमिटिया पर था, बंधुआ मजदूरी पर था। फिर अपने देखा अभी गोपाल कृष्ण गोखले जो है वो बीमार पड़ा तो महात्मा गांधी भारत में आए मिलने के लिए और यहीं पर आकर के बस गए। कब, 9 जनवरी 1915, जिसे प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जाता है। फिर अपने चर्चा की कि इसी समय प्रथम विश्व युद्ध छिड़ा और प्रथम विश्व युद्ध के अंदर युवकों को भर्ती करवाया बहला फुसला करके, जिसके कारण इनको उपाधि दी गई यहाँ पर कौन सी, सार्जेंट की। और महात्मा गांधी को अंग्रेजों ने कौन सी उपाधि दी थी, केसर ए हिंद। अब यहाँ पर बहलाया फुसलाया कैसे, कि जो भारतीय मुसलमान है वो युद्ध में शामिल हो जाएं और हम लोग इस तुर्की के खलीफा को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और इसको नुकसान पहुंचाया, जिसके कारण भारत में एक आंदोलन भी छिड़ेगा, खिलाफत आंदोलन, अपने आगे पढ़ेंगे। फिर देखो इसके बाद में कहानी क्या थी, क्या 25 मई 1915 को सत्याग्रह आश्रम स्थापित हुआ। कहां पर स्थापित हुआ, बैरिस्टर जीवनलाल के घर पर, ठीक है। और इसके बाद में अपने चर्चा की कि यह आश्रम जून 1917 के अंदर साबरमती आश्रम के नाम से साबरमती नदी के किनारे स्थापित कर दिया गया।
4 फरवरी 1916 को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई और यहाँ पर जो है वो ये विश्वविद्यालय स्थापित करवाने में मुख्य हाथ किसका है? मदन मोहन मालवीय। भाषण दिया तो लोग यहाँ पर जो महात्मा गांधी को जानना शुरू कर देते हैं। दिसंबर 1916 के अंदर लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार। कितने दल आपस में जुड़े? 3, गरम दल, नरम दल और मुस्लिम लीग। इस आंदोलन के अंदर आया कौन? राजकुमार शुक्ला। और राजकुमार शुक्ला ने अपनी समस्याएं बताई। समस्याएं क्या थी? तकाबी ऋण और 3 कठिया प्रथा। 3 कठिया प्रथा के अंदर भी किसकी खेती? नील की। और नील के ये जो है वो यानी कि इस प्रकार से अपने कह सकते हैं दुष्परिणाम थे। अब क्या है, महात्मा गांधी ने चंपारण किसान आंदोलन की बागडोर ली और यहाँ पर कितने अन्य नेता साथ थे? 5। कितने? 5। कौन कौन से? इसमें नाम किस किस का है? महादेव देसाई, जेबी कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर और मजरूल हक। क्या क्या एक प्रकार से चेतावनी दी भी मैं भारत में सत्याग्रह चलाऊंगा। अंग्रेज झुके और एक आयोग बिठाया। आयोग का नाम है फ्रैंक सलाई आयोग। क्या नाम है? फ्रैंक सलाई आयोग। और इस आयोग के अंदर अध्यक्ष बना दिया महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी ने किसानों की समस्याओं को जो है वो एक प्रकार से देखा और इसी आयोग की सिफारिश पर ये जो चीजें हैं वो अंग्रेजों ने क्या कर दी? बंद। याद रखना, कई बार ये लाइन भी पेपर में पूछता है लेकिन आपके इतना डीप नहीं पूछेगा मेरे हिसाब से, फिर भी याद रख लेना भी फ्रैंक सलाई आयोग जो है वो कब गठित किया गया था? तो चंपारण किसान आंदोलन, जिसके अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी। याद रखना आप लोग, जो कमल रंगा है, क्या नाम है? कमल रंगा, इसने जो है वो चंपारण किसान आंदोलन के अंदर महात्मा गांधी का विरोध भी किया था। ठीक है, जिसको केजी रंगा भी कहा जाता है। फिर आप देखो इसके बाद में आगे अपने देखा, इसके बाद में अगला आंदोलन हुआ था अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। बोनस कितना लेना चाहते थे? 50%। पूरा वेतन। सहमति कहां पर बनी? 35%। और पहली बार भारत में भूख हड़ताल कब की? तो 15 मार्च 1918। किस आंदोलन के समय? अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। और यहां पर ट्रस्टीशिप का सिद्धांत भी दिया, टेक्सटाइल लेबर यूनियन का भी गठन किया। और इसमें 2 अन्य बड़े नाम इसमें महात्मा गांधी के साथ में जुड़े, जिनमें एक अंबालाल साराभाई और एक अनुसुईया बेन। यहां तक की कहानी समझ आ गई क्या आपको? बोलो। अब इसके बाद में अपने कल जो चर्चा करेंगे भी किस प्रकार से इसके बाद में जो अपने खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ, कैसे असहयोग आंदोलन भारत में शुरू हुआ, कैसे आगे घटनाक्रम बने।